इस वीडियो में हम लोग इतिहास के लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी MBD गाइड के सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के सभी क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं। अभी हम लोग 1 से 4 तक के पार्ट को देख चुके हैं और यह इतिहास के आज लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग व्यापार और भूमंडलीकरण और इसके अलावा 8वां चैप्टर जिसका नाम है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, इन सब के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला क्वेश्चन है, विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर पहले उभर कर आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया, ये जो अलेक्जेंड्रिया शहर है इसका स्थापना सिकंदर ने किया था। ये भी ध्यान रखेंगे, सिकंदर ने इसका स्थापना किया था अलेक्जेंड्रिया के। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल। शताब्दी मतलब 100 साल। तो ध्यान रखेंगे, जैसे ही 1701 से कहीं भी बात करेंगे हम 1701, 1702, 1799 तक, तो ये जो समय वर्ष है यानी 1701 से 1799 का जो समय वर्ष है इसे हम लोग 18वीं शताब्दी कहेंगे। अभी वर्तमान समय में 21वीं सदी चल रहा है, जैसे कि 2023 चल रहा है। तो जैसे ही हम 2001 से लेकर के 2099 तक के बात करेंगे, यह तो हमारा सदी हो जाएगा 21वीं सदी। तो ध्यान रखेंगे, सदी में 100 साल आता है। नेक्स्ट है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? इसका आधार था वस्त्र उद्योग। सबसे पहले वस्त्र उद्योग के साथ ही विश्व बाजार के स्वरूप बना था। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। आप सब जानते हैं कि जितने भी चैप्टर हुआ है उन सभी में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसे याद रखने की आवश्यकता है और किस पे कम ध्यान देना है, उन सबके भी चर्चा हम लोग किए हैं। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसे याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995। और WTO के फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में। इसके अलावा IMF, ध्यान देंगे, वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक, और विश्व बैंक के अलावा IMF का मतलब हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों का मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के वाशिंगटन DC में। DC के मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था अमेरिका से। 3 क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यह हुआ था 1929 में और यह शुरुआत हुआ था अमेरिका से। क्वेश्चन पूछता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट का प्रभाव सबसे कम या विश्वव्यापी संकट का प्रभाव कौन देश पे नहीं पड़ा था? तो आप याद रखेंगे रूस देश, रूस पे प्रभाव नहीं पड़ा था। नेक्स्ट है, भारत में अकाल कब पड़ा था? भारत में अकाल 1850 से 1920 के समय में पड़ा था। नेक्स्ट है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? ये बनाया गया था पंजाब में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में नई आर्थिक नीति घोषणा कब की गई? यह घोषणा किया गया था 1991 ईस्वी में। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का विघटन भी कब हुआ था? ये भी हुआ था 1991 ईस्वी में। और ध्यान रखेंगे 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1993 ईस्वी में मानवाधिकार आयोग बना था। मानवाधिकार आयोग 1993 ईस्वी में बना था और 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? यह हुआ था
1990 के दशक में। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, दशक में कितने वर्ष होता है 10 वर्ष, और शताब्दी में होता है 100 वर्ष। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण शब्द किसने इजाद किया? यह इजाद किया था जॉन विलियमसन ने, जॉन विलियमसन ने इजाद किया था। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने कब किया था? यह किया था 1990 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट है यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यह हुआ था यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, और इसका गठन हुआ था सन 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। अभी वर्तमान इस समय में इसे हम लोग यूरोपीय संघ बोलते हैं, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी को हम लोग यूरोपीय संघ बोलते हैं। नेक्स्ट है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब की गई? यही बताया 1957 में, 1957 में किया गया। नेक्स्ट है अमेरिका के किस शहर को सोने का शहर कहा जाता है? यह कहा जाता है एल डोराडो को, एल डोराडो को कहा जाता है। देखिए यह वास्तविकता नहीं है, कुछ लोगों के कहानी किताबों में और कुछ लोगों के द्वारा कहा गया है कि एल डोराडो जो है वह एक ऐसा शहर है जहाँ पर सोना के पहाड़ पाए जाते हैं। इसकी वास्तविकता के कोई गारंटी या कोई प्रमाण नहीं दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे एल डोराडो जो है यह एक काल्पनिक शहर के रूप में दर्शाया गया है। जैसे कि आप लोग इंडिया में कोलार गोल्ड फील्ड देखते होंगे, जैसे कि एक मूवी आया था KGF, जिसमें आप लोगों को कोलार गोल्ड फील्ड इसका पूरा नाम है, इसमें सोना के खदान के बारे में दिखाया गया है। उसी प्रकार से अमेरिका वाले में एक प्रचलित है कि वहाँ पर एल डोराडो जो जगह है वहाँ पर सोने का विशाल भंडार होगा, लेकिन इस पर इसकी प्रामाणिकता किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? यह हुआ था 11 सितंबर 2001 को, 11 सितंबर 2001 को। ध्यान रखेंगे अमेरिका में मंथ का नाम पहले लिखा जाता है, मंथ के नाम पहले आता है तब डेट लिखा जाता है, नहीं तिथि लिखा जाता है। हम लोग पहले डेट लिखते हैं, तब उसका मंथ लिखते हैं, तब ईयर लिखते हैं। तो याद रखेंगे अमेरिका में 9/11 के घटना बड़ा प्रसिद्ध है। 9/11 का मतलब क्या हुआ? 9/11 का मतलब कि 9वां महीना और 11 तारीख, यानी 11 सितंबर 2001 को जो WTO, अभी बताया WTO, इस WTO पर आतंकवादी हमला हुआ था। इसमें आतंकवादियों के द्वारा WTO का जो बिल्डिंग था उसमें प्लेन क्रैश करवा दिया था। जैसे ये WTO के बिल्डिंग हुआ, उस जमाने का यह सबसे ऊंचा बिल्डिंग था, 100 मंजिल का लगभग यह बिल्डिंग था। इसी में क्या हुआ कि आतंकवादियों के द्वारा यहाँ पर प्लेन के क्या करवा दिया गया, यहीं पर प्लेन यहाँ पर क्या करवा दिया गया, क्रैश करवा दिया गया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है G8 की स्थापना कब हुई थी? G8 की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। 1975 से 2-3 बात और याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा भारत में आपातकाल, भारत में आपातकाल कब लगा था? 1975 में। क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ध्यान रखेंगे सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भी 1975 में ही हुआ था। फिर पूछा जाएगा वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो वियतनाम देश का एकीकरण, वियतनाम देश का एकीकरण 1975 में हुआ था। फिर पूछा जाएगा बताइए सिक्किम भारत का राज्य कब बना था, यानी सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 में ही बना था। तो सभी बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है G77 की स्थापना कब की गई? यह स्थापना किया गया था 1964 में, 1964 में। एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है G8, इसमें G के मतलब होता है ग्रुप, G के मतलब होता है ग्रुप। तो दुनिया के पहले, इसमें G की बात करें तो G के मतलब होगा ग्रुप, G का मतलब ग्रुप यानी कि समूह। जो G8 है यह 8 विकसित देशों के समूह के नाम है। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो अब G7 है, यानी इसमें 7 विकसित देश के समूह है जिसे G7 कहा जाता है।
पहले क्या था, इसमें रूस नाम का जो देश था, जब वह था रूस, तब वह था G8 यानी ग्रुप 8। लेकिन इसमें रूस देश को अब हटा दिया गया है, तब से यह G8 जो है G7 बन गया है। तो वर्तमान समय की बात करें तो अभी G7 है। G मतलब ग्रुप और 7 मतलब 7 देशों का समूह। यह 7 विकसित देशों के समूह है। और यहाँ पर दिया G77 यानी कि G77, ये बना था 1964 में। और इसमें G मतलब हो जाएगा ग्रुप, G मतलब हो जाएगा ग्रुप, और ये 77 विकासशील देशों के ग्रुप का नाम है। ध्यान रखेंगे, यह विकासशील देश के ग्रुप का नाम है, और G8 8 विकसित देशों के ग्रुप था, अब G7 है। नेक्स्ट है, वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? यह आरंभ किया गया था अमेरिका में। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? अमेरिका में की। एक और क्वेश्चन पूछता है इसमें, दिया अगला, वृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई? यह नीति अपनाया था हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड, ये जो हेनरी फोर्ड है, यह फोर्ड मोटर के मालिक है। फोर्ड मोटर एक 4 चक्का ये गाड़ी, मतलब कि एक 4 व्हीलर होता है, और यही फोर्ड मोटर्स के द्वारा अमेरिका में वृहद उत्पादन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? यह अमेरिका के द्वारा किया गया। आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ था, और यह खत्म हुआ था 1918 ईस्वी में। और यह पूरा जो युद्ध हुआ था वह यूरोप के धरती पर लड़ा गया था, जिसकी वजह से 4 साल में यूरोप की अर्थव्यवस्था खराब हो गया था। अतः यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका के द्वारा यूरोप के देशों को कर्ज दिया गया था। नेक्स्ट है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यह हुआ था यूरोपीय संघ के हुआ था। सार्क की बात करें तो सार्क, इस सार्क के फुल फॉर्म हो गया साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। और नाटो की बात करें तो नाटो के पूरा नाम हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक की बात करें तो ओपेक हो गया OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, यानी कि पेट्रोल निर्यात करने वाले देश के ग्रुप का नाम है ओपेक। नेक्स्ट है, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया के सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? यह था अमेरिका देश। नेक्स्ट है, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुका था? यह होगा 25 से 40 गुना। जिस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोलेंगे उस पर विशेष ध्यान देना है, बाकी को आप लोग कम ध्यान दीजिएगा तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट है, कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? यह हो गया था 35%। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की संभावना मात्र 1% है। शायद ही कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जिस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाएंगे उसको विशेष रूप से पढ़ना है। ओटोवा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1972 में, यह ध्यान रखना है। 1972 में ही आपको याद होगा कि गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना समझौता 1972 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में आया था। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन किया गया था। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा था? यह बसा था लाल सागर के मुहाने पर। लाल सागर के मुहाने पर। नेक्स्ट है, आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। यह था 1845 से 1849 के बीच। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आलू अकाल किस देश में पड़ा था? तो आलू अकाल आयरलैंड में पड़ा था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आलू अकाल किस देश में पड़ा था? आलू अकाल, यहाँ पर देखेंगे आलू अकाल किस देश में पड़ा था? अभी बताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड में आलू अकाल पड़ा था।
अगला है अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने किया था? यह किया था सिकंदर ने किया था। नेक्स्ट है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? यह क्रांति थी औद्योगिक क्रांति। और यह औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड देश से। इंग्लैंड देश से हुआ था और इंग्लैंड में भी यह हुआ था सूती वस्त्र उद्योग के साथ। सूती वस्त्र उद्योग के साथ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ था। नेक्स्ट है आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? यह उदय हुआ था फांसीवादी नाजीवादी शासन। फांसीवादी के जनक था मुसोलिनी, याद रखेंगे। फांसीवाद के जनक था वह था मुसोलिनी और नाजीवाद के जनक था हिटलर। हिटलर नाजीवाद के जनक था। और यह फांसीवादी नाजीवादी शासन की यह जो शुरुआत हुआ था यह हुआ था आर्थिक संकट के उभरने के लिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम बोलते IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में होगा। वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में होगा। और यह जो दोनों संस्था है यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा बना था। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? तो वह IMF और विश्व बैंक को कहा जाता है। नेक्स्ट है गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? तो गुलामी प्रथा का प्रचलन अमेरिका देश में था। अमेरिका देश में आप नाम सुने होंगे अब्राहम लिंकन। ये जो अब्राहम लिंकन थे यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ये अब्राहम लिंकन के द्वारा ही कहीं न कहीं गुलामी प्रथा को क्या किया गया? समाप्त किया गया। नेक्स्ट है साम्यवादी गुट का अगुवा देश कौन सा था? यह था सोवियत संघ। सोवियत संघ जिसके वर्तमान में हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। लेकिन सोवियत संघ 1991 ईस्वी में टूट कर बिखर गया और साम्यवादी शासन प्रणाली कमजोर हो गया। चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था? तो चटनी म्यूजिक की बात करें तो यह मियार गुआना यानी कि आप कह सकते हैं एक देश है त्रिनिदाद, अफ्रीका में है त्रिनिदाद और गुआना क्षेत्र में। यह आपको दक्षिणी अमेरिका देश में मिलेगा। त्रिनिदाद और गुआना है, फ्रेंच गुआना है, इन सब क्षेत्रों में चटनी म्यूजिक काफी मशहूर है। नेक्स्ट है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? यह हुआ था औद्योगिक क्रांति के बाद। यह आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद। नेक्स्ट है वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था। यह आर्थिक मंदी का प्रभाव रूस देश पर बिल्कुल नहीं पड़ा था। नेक्स्ट है कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? काफी महत्वपूर्ण है, 40 नंबर वीवीआई लगा लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का के। कॉर्न मतलब मक्का होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा बताइए कॉर्न लॉ किस देश में लागू हुआ था? ये लागू हुआ था ब्रिटेन में। और किस पर लागू हुआ था? तो मक्का के आयात पर लागू हुआ था। नेक्स्ट है जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया? ये कम कर दिया गया ब्रुसेल्स सम्मेलन में। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। आपको पता होगा कि वर्साय की एक संधि हुआ था, वर्साय की संधि। और ये वर्साय की संधि 1919 में हुआ था और यह संधि हुआ था जर्मनी देश के साथ। और इस संधि के द्वारा जर्मनी पर बहुत प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे जिससे जर्मनी के आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गया था। लेकिन बाद में इसी वर्साय की संधि के जो दबाव है उसको कम कर दिया गया ब्रुसेल्स सम्मेलन के द्वारा। नेक्स्ट है धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये होगा दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। फिर चीन से होते हुए ये आता था भारत और भारत से होते हुए ये जाता था मध्य एशिया और मध्य एशिया से होते हुए ये यूरोप चल जाता था। तो ध्यान रखेंगे रेशम मार्ग की बात करें तो चीन से शुरुआत होता था, फिर इंडिया में आता था, फिर मिडिल एशिया में जाता था और मिडिल एशिया के बाद यूरोप में ये पहुंच जाता था। नेक्स्ट है पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया? देखिए एक खाने पीने का सामान है पास्ता और पास्ता जो है यह सिसिली एक इलाका है इटली में। सिसिली जो इलाका है वो इटली में है। तो कह रहा कि पास्ता जो है खाने का सामान वह इटली के सिसिली नामक क्षेत्र में किसके द्वारा पहुंचा? तो अरब लोगों के द्वारा पहुंचा था। यानी इटली के
सिसिली क्षेत्र में पास्ता जो पहुंचा था वो अरब लोगों के द्वारा पहुंचा था। अरब मतलब जो जानते हैं कि अफ्रीका जो एशिया में जो सऊदी अरब वाला क्षेत्र है वो अरब प्रायद्वीप पर जो देश है उन्हीं के द्वारा यह खाने पीने यानी फास्ट फूड ये पहुंचा था यूरोप देश में। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, चीन को। क्वेश्चन पूछता अफीम युद्ध का संबंध किससे है? चीन देश से है। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात कौन देश में करता था? तो चीन देश में करता था। नेक्स्ट है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? काफी महत्वपूर्ण है, ब्रिटेन में। कॉर्न लॉ ब्रिटेन में। देखिए आपको कहीं कहीं मिलेगा यहाँ पे आयरलैंड, आयरलैंड, और कहीं पर आपको मिल जाएगा ब्रिटेन। दोनों बात ही सही है, क्योंकि ब्रिटेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इस सब के बारे में आपको डिटेल्स बताया गया था। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप के आपको यूरोप में देखिएगा तो जैसे ये पूरा हो गया पृथ्वी, ये 0 डिग्री हो गया। यहीं पर देखेंगे तो आपको एक देश के ग्रुप मिलेगा यूरोप में, यूरोप महादेश में। अब यूरोप में आपको इस प्रकार से देखेंगे तो आपको कुछ देश मिलेगा, जिसमें से ये जो देश है यह है इंग्लैंड, इंग्लैंड वाला इलाका हो जाएगा। यहीं पर एक देश मिलेगा आपको वेल्स नाम के। यहाँ पर ये जो इलाका है देख रहे हैं, ये इलाका मिलेगा आपको आयरलैंड, और सॉरी ये मिलेगा स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड मिलेगा, और ये है आयरलैंड। तो ये इंग्लैंड एक अलग देश हो गया। इसमें जब वेल्स जोड़ देते हैं, वेल्स, तो इंग्लैंड वेल्स को जब जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपको ब्रिटेन, और उसमें जब इसको जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन, और जब इसमें आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो बनता है यूनाइटेड किंगडम। अभी आपको ठीक से नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तब इसी चैनल में जा करके आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है। तो मेरे द्वारा बड़ा डिटेल्स इसके बारे में बताया गया, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक थे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, कार्डलिफ, कार्डलिफ द्वारा लिखा गया है द कॉमर्स ऑफ नेशन। नेक्स्ट है, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसको लागू किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील नीति को लागू किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ट्रांसवाल जो अफ्रीका में है कि स्वर्ण खानों तक पहुंचने में किसे सफलता मिली थी? यह सफलता मिला था स्टैनली को। किसे मिला था? स्टैनली को मिला था, ध्यान रखेंगे। अफ्रीका के इलाका एक ट्रांसवाल, और जो ट्रांसवाल जो है, ये ट्रांसवाल यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सोना के काफी भंडार है, और इस तक पहुंचने में सबसे पहले सफलता मिला था स्टैनली नामक व्यक्ति को, स्टैनली नामक व्यक्ति को सफलता मिला था। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, काठमांडू में। सार्क के पूरा नाम बताया था आपको, याद रखेंगे, पूरा नाम से क्वेश्चन पूछता है। साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। तो देखिए यह है साउथ एशिया के देश के ग्रुप, इसमें टोटल 10 कंट्री है, और 10 कंट्री कहाँ के है? साउथ एशिया के, ध्यान रखेंगे। साउथ एशिया के, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो साउथ एशिया के आपको मिलेगा 8 देश के कंट्री, 8 देश के कंट्री ग्रुप है सार्क। सार्क को हिंदी में हम लोग दक्षेश बोलते हैं, दक्षेश। दक्षेश को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो दक्षिण एशिया के देशों के ग्रुप है जिसका नाम है सार्क। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? यह किया गया था दिसंबर 1966 में, दिसंबर 1966 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, ओपेक को वॉइस फॉर द एशिया पैसिफिक इन वर्ल्ड अफेयर्स, यानी कि विश्व मामले में एशिया प्रशांत की आवाज किसने कहा था? ध्यान रखेंगे, एक संस्था है जिसका नाम है ओपेक। इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, यानी कि पेट्रोल निर्यात करने वाले देश के ग्रुप का नाम क्या है? ओपेक है। और इस ओपेक को वॉइस फॉर द एशिया पैसिफिक इन वर्ल्ड अफेयर्स के संज्ञा कौन दिया था? ये दिया था बॉब हॉक ने, बॉब हॉक ने दिया था। अगला है, बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका का बंटवारा कब हुआ था? तो अफ्रीका का बंटवारा हुआ था सन 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। यहाँ पर सुधारिएगा, 1885 में हुआ था। आप बोल सकते हैं 1884-85 में हुआ था, यहाँ पे 1900 दिया, गलत दिया हुआ, 1885 होगा। नेक्स्ट है, ओपेक की स्थापना कब की गई? तो ओपेक की स्थापना किया गया 1960 में।
नाम बताएं आपको डिटेल से पूरा। या पेट्रोल निर्यात करने वाले देश के ग्रुप के नाम है। अगला है भारत सदस्य नहीं है, तो भारत इसमें ओपेक का सदस्य नहीं है, ओपेक का नहीं है। दक्षेस, G15, WTO ये सब का सदस्य है। नेक्स्ट है दक्षेस की स्थापना कब की गई, तो दक्षेस की स्थापना किया गया था 1985 में, 1985 में, दिसंबर 1985 में। अगला है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। दोनों इंपोर्टेंट है, 57, 56 दोनों इंपोर्टेंट है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ध्यान रखेंगे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, और इसके द्वारा वर्ल्ड बैंक, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह दो संस्था का गठन किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतान किसे कहते हैं, तो ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतान विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, यह होता था रेशम मार्ग से, रेशम मार्ग से। चूंकि यहाँ पर रेशम का व्यापार होता था इसलिए इसका नाम पड़ गया था रेशम मार्ग, और यही एक मार्ग था जो प्राचीन काल में एशिया को यूरोप से क्या करता था, जोड़ता था। अब नेक्स्ट चैप्टर है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। कह रहा है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है जेम्स अगस्टस हिक्की को। सबसे पहले हिक्की ने भारत में पत्र पत्रिका का क्या किया था, प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ, यह शुरू हुआ था 1961 में, 1961 में। नेक्स्ट है भारत मिल समाचार द्वारा भारत में हो रही किस चीज के निर्यात का विरोध किया गया, याद रखिएगा चावल के निर्यात का विरोध किया गया। तीसरा और पहला इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत में छापाखाना किन लोगों ने लगाया, ये लगाया था पुर्तगालियों ने, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों ने सबसे पहले छापाखाना लगाया था। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, ये विख्यात है चार्ल्स मेटकॉफ। देखिए ये जो चार्ल्स मेटकॉफ है इन्हें भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहते हैं। क्यों कहते हैं मुक्तिदाता, क्योंकि ये भारतीय समाचार पत्र पर जो प्रतिबंध लगा था उस प्रतिबंध को क्या कर दिए थे, ये समाप्त कर दिए थे, इसलिए इन्हें मुक्तिदाता कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीन से हुआ था, याद रखेंगे। मुद्रण यानी कि छापाखाना की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो ये चीन से हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में था। गुटेनबर्ग कहाँ के था, जर्मनी के। और याद रखेंगे ये जो गुटेनबर्ग ही है जो छापाखाना के क्या किए थे, आविष्कार किए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा बोलिए छापाखाना के यानी कि मुद्रण के आविष्कार कौन किया था, छापाखाना किया था, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस जिसमें अखबार छापे जाता है उसका आविष्कार कौन किया था, तो यह किया था गुटेनबर्ग जो जर्मनी देश के था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो गुटेनबर्ग के फैक्ट्री में सबसे पहले यानी कि प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहले बाइबिल की छपाई हुआ था। याद रखेंगे बाइबिल जो है यह ईसाई धर्म के सबसे पवित्र किताब है। तो क्वेश्चन पूछता है कि गुटेनबर्ग प्रेस में, प्रेस मतलब छपाखाना, गुटेनबर्ग प्रेस में छपने वाला पहला किताब कौन था, तो पहला किताब था बाइबिल जो ईसाई धर्म के पवित्र किताब है, धार्मिक किताब है। नेक्स्ट है 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ, यह स्थापित हुआ था फ्रांस देश में। नेक्स्ट है 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया, इंपोर्टेंट है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का 2-3 किताब याद रखिएगा, पहला तो हो गया आपको संवाद कौमुदी, फिर याद रखिएगा आप लोग संवाद कौमुदी के अलावा ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये राजा राम मोहन राय लिखे थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1876 में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी, यह लिखी थी रस सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया, इंपोर्टेंट है जर्मनी में खोला गया। कहाँ खोला गया, जर्मनी में 1336 ईस्वी में कागज बनाने का कारखाना खोला गया। अगला है जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई, जापान में छपाई की तकनीक यह लाया गया था चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लाया गया था। और जापान में सबसे पहला जो किताब छपा था उसका नाम है डायमंड सूत्र, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जापान में छपने वाला पहला किताब कौन था, डायमंड सूत्र था। नेक्स्ट है
जापान की सबसे पहली पुरानी पुस्तक अभी बताया जी डायमंड सूत्र है। यह कब छपा था? 868 में। ध्यान रखेंगे, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक जिसका नाम है डायमंड सूत्र, यह कब छपी थी? यह छपी थी 868 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। नेक्स्ट है, रूसो कहाँ के दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। अगला है, हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के पनिकर ने कब किया था? के पनिकर ने 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। अगला है, हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक रूप में किसने प्रकाशित किया था? यह प्रकाशित किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे और हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो हरिजन पत्रिका गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। अगला है, गदर का प्रकाशन किसने किया? तो गदर के प्रकाशन लाला हरदयाल किए थे। सन 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। याद रखें, गदर पार्टी की स्थापना भी लाला हरदयाल के द्वारा ही किया गया था। अगला है, गांधी के आगमन से पूर्व किस पत्रिका ने स्वदेशी आंदोलन का शंख फूंकते हुए प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया? यह किया था कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा। अगला है, कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? कॉमरेड का प्रकाशन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसके अलावा याद रखेंगे, हमदर्द नामक पत्रिका के संपादक भी कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना ही था। अल हिलाल की बात करें तो अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखे है। और चार्ल्स मिट बताया थी आपको, भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता चार्ल्स मिटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? यह किए थे आपको बाल गंगाधर तिलक। दो किताब याद रखेंगे, एक किताब केसरी और एक किताब था मराठा। और ये दोनों किताब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। ये जो केसरी था, यह केसरी मराठा भाषा में था और यह मराठा जो था यह अंग्रेजी भाषा में था। तो क्वेश्चन पूछा जाता जी, ये जो केसरी पत्रिका है यह मराठी भाषा में था और मराठा जो पत्रिका है यह अंग्रेजी भाषा में था। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। चीन देश में हुआ था और छापाखाना भी चीन देश में ही शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? ये बनाया था 1041 में। 1041 में। अगला है, 95 स्थापनाएं यानी कि 95 थीसिस किसकी रचना? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मार्टिन लूथर की। और इस मार्टिन लूथर का संबंध जर्मनी देश से। याद रखेंगे, इतिहास में दो मार्टिन लूथर हुए हैं। एक के नाम है मार्टिन लूथर और एक के नाम है मार्टिन लूथर किंग। तो जब मार्टिन लूथर की बात करें तो यह होगा जर्मनी के। मार्टिन लूथर का संबंध है जर्मनी के, जबकि मार्टिन लूथर किंग का संबंध है यूएसए यानी कि अमेरिका से। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। मार्टिन लूथर जो थे यह धर्म सुधार किए थे, धार्मिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। और मार्टिन लूथर किंग जो है यह रंगभेद के खिलाफ यानी गोरे काले के बीच जो मतभेद की स्थिति था उसके खिलाफ में ये आंदोलन किए थे। चलिए अगला है, अगला कह रहा है कि एक पैसा मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? देखिए, एक पैसा जो मैगजीन है यह प्रकाशित हुआ था आपको इंग्लैंड में भी और फ्रांस में भी। इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था और फ्रांस में प्रकाशित हुआ था। लेकिन आपको यहाँ पे आंसर दीजिएगा आप लोग राइट, इंग्लैंड में। देखिए, इंग्लैंड में जो सस्ता किताब छपा था यानी कि एक पैसा किताब जो छपा था उसका नाम था पेनी चैप बुक्स। पेनी चैप बुक्स। और यह सस्ता किताब छपा था इसलिए इसका नाम दिया एक पैसा में छपने वाला मैगजीन। और इसके अलावा फ्रांस में भी एक पैसा मैगजीन छपा था, लेकिन फ्रांस में जो सस्ता पत्र पत्रिका छपा था, मैगजीन छपा था, उसका नाम था बिब्लियोथिक ब्लू। याद रखिएगा, बिब्लियोथिक बिब्ली बिब्लियोथिक ब्लू। बिब्लियोथिक ब्लू ये फ्रांस में छपने वाला सस्ता किताब था। ध्यान रखेंगे आप लोग, इंग्लैंड में छपने वाला जो सस्ता किताब था उसका नाम था पेनी चैप बुक्स और फ्रांस में छपने वाला जो सस्ता किताब था उसका नाम था बिब्लियोथिक ब्लू। बिब्लियोथिक ब्लू। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। लेकिन इसमें पूछा गया मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो रंग भेद के खिलाफ में आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे। अगला है,
बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? यह किया था रिचर्ड एम हो। आप याद रखिएगा सिर्फ एम हो। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार कौन किया था? एम हो ने किया था। अमेरिका के था एम हो, न्यूयॉर्क का था। अगला है छापाखाने यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। गुटेनबर्ग ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार यानी कि छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट है एक पैसा मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? अभी बताया इंग्लैंड में प्रकाशित हुई और नाम क्या था? इसका नाम था पेनी चैप बुक्स। पेनी चैप बुक्स। तो नेक्स्ट है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? ये सबसे पहले चीन में विकसित हुआ था। यानी कि यह लकड़ी है और लकड़ी में कुछ कुछ कलाकारी होता था, जो कुछ अक्षर गोदा जाता था और यहीं पर छाप लेता था। याद रखेंगे, जैसे आप लोग मेहंदी देखते होंगे कि मेला में मेहंदी लोगों को लगाया जाता है, तो क्या करता है मेहंदी वाला, एक रखा जाता है संचा और उसे मान के चलिए कि इस प्रकार से कोई आकृति बना है और इसको रंग में यहाँ पर रंग रखता है, रंग में डुबा करके उसको क्या क्या छाप दिया जाता है हाथ में। वही था वुड ब्लॉक तकनीक। नेक्स्ट है देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें, बंगाल गजट। सबसे पहले इंडिया के लोग कौन किताब छापे थे? बंगाल गजट छापे थे। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? ये कहते मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार, तो मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय लिखे थे। ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया था। याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मनिकल मैगजीन लिखा गया था। अगला है मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो मिरातुल अखबार कभी बताएं, राजा राम मोहन राय उसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है यह लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था और लॉर्ड रिपन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। तो ध्यान रखेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाने वाला था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड कौन था? लिटन। ये लॉर्ड लिटन लगाने वाला था, जबकि रिपन क्या था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला था। अगला है तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? बताया था अभी, मराठी भाषा में केसरी लिखे थे और अंग्रेजी भाषा में कौन पत्रिका लिखे थे? तो मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। नेक्स्ट है बीबीआई अभी है अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादकत्व में हुआ? इसका आंसर होगा मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष। क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कि अमृत बाजार पत्रिका के बारे में क्या फेमस है? तो देखिए, अमृत बाजार पत्रिका इसलिए फेमस है क्योंकि सन 1878 में जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपनी भाषा को बदल लिया था। अपनी भाषा को रातों रात बदल के अंग्रेजी कर लिया था, इसलिए काफ़ी मशहूर हो गया था। अगला है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अभी बताएं, मराठा जो था वो अंग्रेजी में छपा था, जबकि केसरी जो था वो मराठी भाषा में छपा था। नेक्स्ट है श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? यह किया गया था न्यू इंडिया। तो याद रखेंगे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दो पत्रिका पूछेगा, कॉमनवेल्थ और एक है न्यू इंडिया। ये दोनों लिखा गया है श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। युगांतर पत्रिका की बात करें, देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर देखेंगे युगांतर पत्रिका की बात करें तो युगांतर पत्रिका लिखने वाले थे बारिंदर घोष। यानी बारिंदर घोष के द्वारा युगांतर पत्रिका लिखा गया था। वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम जो पत्रिका है यह अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया। अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। और यंग इंडिया के बारे में सब जानते हैं, महात्मा गांधी यंग इंडिया किताब लिखे थे। जबकि न्यू इंडिया पूछे तो एनी बेसेंट होगा, यंग इंडिया पूछे तो गांधी जी होगा। नेक्स्ट है प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था? यह दिया था 1954 में। अगला है मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? ये सबसे पहले चीन में, चीन के बाद जापान में गया, जापान से कोरिया में गया था। तो याद रखेंगे, चीन में, चीन के बाद गया था जापान और जापान पहले छापा था डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र पहला किताब छापा था। उसके बाद कौन हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा कोरिया। उसके बाद कौन हो जाएगा? कोरिया देश हो जाएगा। यानी उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया पहले एक ही था, कोरिया नाम से था। अगला है साहित्य सुधा निधि और विचार वेदांत का प्रकाशन कहाँ से होता था और
उसके संस्थापक संपादक कौन था? इसका राइट आंसर रहेगा मुजफ्फरपुर से छपता था और देवकी नंदन खत्री इसके संपादक थे। नेक्स्ट है 16वीं सदी के तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला मुद्रित प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ था? यह 1810 में हुआ था और कलकत्ता से हुआ था। ये सब नहीं पूछा जाएगा। अगला है पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था? यह था समाचार सुधा वर्षन। अगला है जातीय पत्रिका धर्म सभा का प्रकाशन कहाँ और किसके संपादकीय काल में किया गया था? यह किया गया था पटना में अंबिकाचंद घोष के द्वारा। नहीं पूछा जाएगा, ये सब क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अगला है अल बिलाल का संस्थापक सदस्य कौन थे? ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो अल बिलाल और अल हिलाल ये दोनों किताब लिखा गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। नेक्स्ट है युगांतर के संस्थापक कौन थे? अभी बताएं। युगांतर के संस्थापक बरिंदर नाथ घोष थे और भूपेंद्र दत्त भी थे, दोनों थे। बरिंदर घोष के नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूपेंद्र दत्त का भी नाम आता है। नेक्स्ट है 1857 में पयामे आज़ादी का संपादक किसने किया था? यह कहते प्रिंस मौलाना बेदार बख्त ने पयामे आज़ादी का संपादन किया था। नेक्स्ट है किस पत्रिका में प्रेमचंद ने कहा था स्वराज आंदोलन गरीबों का आंदोलन है? यह कहा गया था हंस पत्रिका। नेक्स्ट है वंदे मातरम के संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अरविंद घोष। अभी बताया था थोड़े पहले, अरविंद घोष वंदे मातरम पत्र के क्या थे? संपादक थे। नेक्स्ट है आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? याद रखेंगे लोकतंत्र के 4 स्तंभ है और चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है। मीडिया यानी कि प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है। 3 स्तंभ कौन है? तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसका प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों यानी कि सामग्रियों की मांग बढ़ाई? ये बनाया था चीन। देखिए प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले कौन शुरू किया था? चीन शुरू किया था। कागज का आविष्कार कौन किया था? सबसे पहले चीन ही किया था। नेक्स्ट है किस पद ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अभी बताया था, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था। पहले बंगाली में छपता था, बाद में ये अपना भाषा अंग्रेजी कर दिए। हरिजन कौन लिखे थे? तो हरिजन महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। हिंदुस्तान रिव्यू सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ये किए थे यंग इंडिया पूछे तो महात्मा गांधी। कॉमन बिल और न्यू इंडिया पूछे तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट है आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? यह हुआ था 1951 में। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात थे? देखिए हो गया 2 बार, चार्ल्स मेडकॉफ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। चार्ल्स मेडकॉफ जो भी पत्र पत्रिका पर प्रतिबंध था उसे समाप्त कर दिया था, इसलिए इसे भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ये पहुंचाए थे मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का था। आज के लास्ट क्वेश्चन है किसने कहा मुद्रण ईश्वर के दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? यह भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आई याद रखें। मार्टिन लूथर 59 भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव के एमबीडी के गाइड के क्वेश्चन था सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 5 पार्ट में यह सीरीज बनाया था। इसके बाद हम लोग अन्य सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइंस में जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है सबके विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इससे पहले हम लोग क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक के डिटेल्स हम चर्चा किए थे। वर्ष 2009 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन बैंक डिटेल्स हम लोग चर्चा किए ऑब्जेक्टिव के और साइंस के और एसएससी सबके क्वेश्चन बैंक बताएं। इसके अलावा आप लोग के सभी विषय यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब के भारतीय भवन बुक से और बीटीसी बुक से सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के हम लोग व्याख्या किए, डिटेल से एक एक बात की व्याख्या किए हैं। अगर आप एमबीडी गाइड के बजाय अगर बुक के भी याद कर रहे हैं तो लगभग आपको सब बात याद हो जाएगा, क्योंकि बुक के अधिकांश बात एमबीडी नकल करके लिख देता है। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक पूरा कवर किए हैं, भारतीय भवन के पूरा बुक के ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं, बीटीसी के बुक के पूरा ऑब्जेक्टिव किए हैं
हालांकि अगर एमबीडी बुक है तो भी आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पुराना वाला वीडियो देख कर ही कुछ फ़ायदा उठाए, तब पुराना वाला वीडियो देख करके ही एक-एक ऑब्जेक्टिव को याद रख सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग अन्य सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।